तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, हेल्थ एग्जाम पॉइंट में आप सभी का भरपूर स्वागत है। अभी हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में सेकेंड पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आए तो आपको वीडियो मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम लोग कवर करने जा रहे हैं दक्षिण भारत के इतिहास में चालुक्य के बारे में। दक्षिण भारत का इतिहास मध्यकालीन भारत में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से प्रश्न हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैं आपको बता दूं कि एक बार वीडियो को पूरा ईमानदारी के साथ देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो भी है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको लेकर मैं आया हूँ। आपको वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, बस एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपका टाइम खराब नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। मध्यकालीन भारत में दक्षिण भारत के इतिहास को देखते हैं। चालुक्य जो थे इनकी तीन प्रमुख शाखाएं थी। एक थी बादामी जिसे हम वातापी का चालुक्य भी कहते हैं, और एक थी कल्याणी के चालुक्य, और तीसरा था बेंगी के पूर्वी चालुक्य। बादामी यानी कि वातापी के चालुक्य जो थे इनका शासन था 550 से 750 ईस्वी तक, और कल्याणी के चालुक्य जो थे उनका था 950 से 1110 ईस्वी तक, और पूर्वी के चालुक्य जो थे 600 से 1200 ईस्वी तक शासन किए थे। बादामी यानी कि वातापी के चालुक्य जो थे इनका राष्ट्रकूटों के उदय होने से पतन हो गया था। यानी कि जब राष्ट्रकूट आए तो वातापी यानी कि बादामी के चालुक्यों का पतन हो गया था, और कल्याणी के चालुक्य जो थे इनका राष्ट्रकूटों के पतन के बाद उदय हुआ था। यानी कि जब राष्ट्रकूट का पतन हुआ तब इनका उदय हुआ था, और जब राष्ट्रकूट आए थे तो बादामी के चालुक्य का पतन हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग बादामी यानी वातापी के चालुक्य के बारे में। इन्होंने 6वीं शताब्दी के मध्य से 8वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिणा पथ पर शासन किया। इस शाखा को पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। यानी कि जो बादामी के चालुक्य जो थे वो 6वीं से 8वीं शताब्दी लगभग 200 वर्षों तक दक्षिणा पथ पर यानी कि दक्षिण भारत में शासन किए थे। इस शाखा को पूर्वकालीन पश्चिम चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम ने कई अश्वमेध यज्ञ किए थे। इस वंश के एक महत्वपूर्ण शासक कीर्तिवर्मन प्रथम थे। उनको वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। यानी कीर्तिवर्मन प्रथम जो थे इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे, इनको वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। इसने सत्याश्रय, पृथ्वी वल्लभ जैसी उपाधियां धारण की थी। चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली जो थे वो थे पुलकेशिन द्वितीय थे। इनके बारे में ऐहोल अभिलेख से चालुक्य के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि पुलकेशिन द्वितीय जो थे इनके द्वारा ऐहोल अभिलेख जो था रवि कीर्ति द्वारा लिखित है, इससे चालुक्य के बारे में जानकारी मिलती है। इस अभिलेख की भाषा संस्कृत और लिपि दक्षिण बराही थी। आगे देखते हैं हम लोग। पुलकेशिन जो थे, पुलकेशिन द्वितीय ने अश्वमेध एवं वाजपेयी यज्ञ किया। परमेश्वर एवं सत्याश्रय की उपाधि धारण की थी। यानी परमेश्वर और सत्याश्रय की उपाधि किसने धारण की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने कदम्बों की राजधानी बनवासी पर आक्रमण कर ध्वस्त कर दिया था। पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो कदम्बों की राजधानी बनवासी पर आक्रमण करके उसको ध्वस्त कर दिया था। पुलकेशिन द्वितीय की पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने वातापी पर आक्रमण कर हत्या कर दी तथा नरसिंहवर्मन प्रथम ने वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय की पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने वातापी पर आक्रमण करके हत्या कर दी तथा नरसिंहवर्मन प्रथम ने वातापी कुंड की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के बाद विक्रमादित्य प्रथम 655 से 681 ईस्वी तक शासन किया। चालुक्य वंश में सबसे अधिक समय तक शासन विजयादित्य ने किया था। इसने पट्टदकल में विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने जैन आचार्यों को भी ग्राम दान में दिए थे। पट्टदकल का विरूपाक्ष मंदिर सबसे सुंदर तथा आकर्षक है। पट्टदकल जो कि कर्नाटक में पड़ता है, यहीं पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। इसके बारे में अब इतिहास में बहुत चर्चित नाम है ये मंदिर। इसका सबसे सुंदर तथा आकर्षक रूप था। मंदिर विक्रमादित्य की बड़ी रानी लोक महादेवी ने बनवाया था। विरूपाक्ष मंदिर जो था उसका निर्माण बड़ी रानी लोक महादेवी ने बनवाया था। अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय जो थे यह राष्ट्रकूटों से युद्ध करते हुए मारे गए थे। चालुक्य शासकों के द्वारा अर्जित
के भित्ति क्षेत्र में पुलकेशिन द्वितीय को ईरानी राजदूत फारसी शाह परवेज खुसरो द्वितीय का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। यानी कि चालुक्य शासकों द्वारा अजंता के भित्ति चित्र में पुलकेशिन द्वितीय को ईरानी राजदूत फारसी शाह परवेज खुसरो द्वितीय का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य के बारे में देखते हैं हम लोग। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तैलभ द्वितीय था। तैलभ द्वितीय के बारे में जानकारी मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि से प्राप्त होती है। तैलभ द्वितीय के बाद सत्याश्रय शासक बना। तैलभ द्वितीय के बाद सत्याश्रय शासक बना। इसके बाद सोमेश्वर प्रथम शासक बना। इसने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी स्थानांतरित की थी। याद रखिए कि सोमेश्वर जो था उसने अपनी राजधानी को मान्यखेत से कहाँ पर, कल्याणी में स्थानांतरित की थी। सोमेश्वर प्रथम ने त्रैलोक्यमल की उपाधि धारण की। यह कोप्पयम तथा कुंडल संग्राम के युद्ध में चोलों से परास्त हुआ था। इसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। तुंगभद्रा नदी में डूबकर इसने आत्महत्या कर ली थी। इस वंश का महान शासक विक्रमादित्य षष्ठम था। इसके राज्यसभा में विक्रमादेवचरित के रचयिता बिलहर तथा मिताश्रा के रचयिता विज्ञानेश्वर रहते थे। यानी कि इस वंश का महानतम शासक कौन था? विक्रमादित्य षष्ठम था, यानी कि विक्रमादित्य छठा था। इसकी राज्यसभा में बिलहर तथा मिताश्रा के रचयिता विज्ञानेश्वर रहते थे। 1976 की बात है। अपने राज्यारोहण के समय विक्रमादित्य षष्ठम ने चालुक्य विक्रम संवत चलाया था। यानी विक्रम संवत की शुरुआत विक्रमादित्य षष्ठम ने करवाया था। इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ था। आगे देखते हैं हम लोग। चालुक्य के शासन काल में ग्राम के अधिकारी को गमुंड कहा जाता था और इसकी नियुक्ति केंद्र द्वारा होती थी। एहोल को टाउन ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। एहोल को टाउन ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। चालुक्यों का राजकीय चिन्ह वराह था। वेंगो के चालुक्य, वेंगो यानी वेंगी या वेंगो कहीं कहीं लिख देता है। पुलकेशिन द्वितीय के समय पल्लव चालुक्य संघर्ष तब शुरू हुआ जब पुलकेशिन ने महेंद्र वर्मन प्रथम के समय पल्लवों को उत्तर प्रदेश पर आक्रमण कर अपने आधिपत्य में ले लिया तथा अपने अनुज विष्णुवर्धन को सौंप दिया। यह शाखा वेंगी की चालुक्य कहलाई थी। यानी कि पुलकेशिन द्वितीय के समय की बात है। पल्लव चालुक्य संघर्ष तब शुरू हुआ, पल्लव और चालुक्य के बीच संघर्ष तब चालू हुए थे जब पुलकेशिन ने महेंद्र वर्मन प्रथम के समय पल्लवों के उत्तर प्रदेश पर आक्रमण कर अपने आधिपत्य में ले लिया था तथा अपने अनुज यानी कि छोटे विष्णुवर्धन को सौंप दिया। यह शाखा वेंगी की चालुक्य कहलाई। वेंगी राज्य आंध्र प्रदेश के कृष्ण गोदावरी नदी के बीच स्थित है। इसके संस्थापक जो थे विष्णुवर्धन थे। वे से वेंगी, वह से विष्णुवर्धन, याद रखिएगा। राज द्वितीय का पुत्र राजेंद्र द्वितीय कोतोलुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य में विलय हो गया। आगे देखते हैं हम लोग चालुक्य संस्कृति के बारे में। चालुक्य शासकों ने परमेश्वर, सत्याश्रय, परम भाटकर, परम भागवत, श्री पृथ्वी वल्लभ नामक उपाधियां धारण की। इनके केंद्रीय पदाधिकारी विषयपति, महासंधि विग्रह, महांतराधिकारी, ग्रामकूट आदि थे। चालुक्यों का राजकीय चिन्ह मयूर ध्वज था। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चालुक्यों का राजकीय चिन्ह क्या था? मयूर ध्वज था। चालुक्य मंदिर के उत्कृष्ट उदाहरण बादामी, एहोल, पटदकल से प्राप्त होते हैं। बादामी में 4 गुफा मंदिर स्थित है जिसमें प्रथम शैव, दूसरा और तीसरा वैष्णव और चौथा जैन धर्म से संबंधित है। पटदकल के 10 मंदिर में 4 मंदिरों को नागर शैली में बनाया गया है जिसमें पापनाथ का मंदिर प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं हम लोग। वातापी के चालुक्य का राज्याभिषेक पटदकल में होता था। वातापी के चालुक्यों का राज्याभिषेक कहाँ होता था? पटदकल में होता था। चालुक्य शासन काल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। जैसे डांडी महादेवी चालुक्य वंश की स्त्री शासिका थी, जबकि अक्का देवी प्रांतों की गवर्नर थी। अक्का देवी प्रांतों की गवर्नर थी और डंडी महादेवी चालुक्य वंश की स्त्री शासिका थी। चालुक्यों का कुल देवता श्री विष्णु एवं उनका प्रतीक चिन्ह वराह था। चालुक्य जो थे उनका कुल देवता कौन थे? विष्णु थे और उनका जो प्रतीक चिन्ह था वह वराह था। चोल साम्राज्य के बारे में देखते हैं हम लोग। चोल साम्राज्य जो 850 से लगभग 1279 ईस्वी तक चला था। 10वीं शताब्दी के मध्य में चोलों का राजनीतिक उत्कर्ष प्रारंभ हुआ, परंतु इनका प्रारंभिक इतिहास संगम युग 3री शताब्दी से प्रारंभ होता है। चोल साम्राज्य पेनार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी समुद्री तट पर स्थित था। 9वीं सदी में विजयालय के नेतृत्व में चोल
का पुनरुत्थान हुआ था, यानी कि चोल के संस्थापक कौन थे? विजयालय। आगे देखते हैं हम लोग, चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, जो पहले पल्लवों का एक सामंत था। विजयालय जो था वो पल्लवों का एक सामंत था। विजयालय ने तंजौर की राजधानी बनाया एवं तंजौर में दुर्गा देवी निशंभु का मंदिर बनाया। चोलों के सबसे महान शासक राजराज प्रथम और उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम था। चोलों के सबसे महान शासक जो थे राजराज प्रथम और इसके पुत्र जो थे राजेंद्र प्रथम थे। राजेंद्र प्रथम ज़्यादा महान था, इसके शासनकाल में चोल साम्राज्य का ज़्यादा विस्तार हुआ था। अग्रहट्टा फारसी पहिया के उपयोग ने जलाशयों, नहरों, कुओं और जल स्रोतों के माध्यम से पहले से ही स्थापित सुचारू सिंचाई व्यवस्था को और सुविधाजनक बनाया। आदित्य प्रथम, इसने तोडम मंडल पर आक्रमण कर अंतिम पल्लव शासक की हत्या कर दी और तोंडे नाडु एवं नरकेसरी की उपाधि धारण की। इस प्रकार इसने चोल को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाई। परांतक प्रथम, जो कि 907 से 950 ईस्वी तक शासन किया था, इसने 915 ईस्वी में बेलूर के प्रसिद्ध युद्ध में पांडे राजा राज सिंह द्वितीय एवं श्रीलंका का राजा जो था कश्यप पंचन की सेना को पराजित किया था। याद रखिए कि परांतक वंश जो था वो कश्यप पंचम की सेना को पराजित किया, जो कि श्रीलंका का राजा था। 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने तकोलम के युद्ध में परांतक प्रथम को पराजित किया था। याद रखिए कि तकोलम का युद्ध बहुत बार एग्जाम में पूछता है, आखिर तकोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम के बीच हुआ था। तीसरे कृष्ण जी थे और परांतक पहला था, याद रखिएगा, जिसमें परांतक को पराजित होना पड़ा। परांतक प्रथम के समय के उत्तर मेरूर के अभिलेख से चोल स्थानीय शासन की जानकारी मिलती है। इसके बाद राजराज प्रथम के बारे में देखते हैं। महान चोल शासक जिसने दक्षिण भारत के बड़े क्षेत्र में चोल साम्राज्य का विस्तार किया था। इसकी उपाधियां मुमंडी चोल मंडल, राजकुंड एवं शशिपाद शेखर आदि है। इसने चेर शासकों, पांडे शासकों को हराया और मालदीव को विजित किया था। मालदीव को जीतने वाला कौन सा चोल साम्राज्य का राजा था? राजराज प्रथम। शैलेंद्र शासक मलय प्रायद्वीप के विरुद्ध नौसैनिक अभियान किया था। इसने चोलों में सर्वप्रथम अस्थायी सेना एवं जल सेना, यानी कि नेवी, याद रखिएगा, जल सेना और अस्थायी सेना का गठन किया था। राजराज प्रथम ने अपना एक दूतमंडल चीन भी भेजा था। राजराज प्रथम ने केवल उत्तरी श्रीलंका को जीता था, जबकि संपूर्ण लंका को राजेंद्र प्रथम ने विजित किया था। यानी कि राजराज प्रथम जो था वो सिर्फ और सिर्फ उत्तरी श्रीलंका को जीता था, लेकिन उसका पुत्र जो था राजेंद्र प्रथम, उसने पूरे श्रीलंका को ही जीत लिया था। चीन के साथ इसने व्यापार को बढ़ाया था और 1010 ईस्वी में तंजावुर में शिव को समर्पित राजराजेश्वर मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, उसका निर्माण कराया था। राजराज प्रथम ने 1010 ईस्वी की बात है, तंजावुर में शिव को समर्पित राजराजेश्वर मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं हम लोग। राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर चोल साम्राज्य के मौजूदा मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है। इसे 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर विरासत स्थल में घोषित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि राजराजेश्वर मंदिर जो है इसको राजराज प्रथम ने बनवाया था। इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यूनेस्को के विश्व धरोहर विरासत स्थल में इसको 1987 ईस्वी की बात है, उसमें शामिल किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग। यह द्रविड़ वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। नई राजस्व प्रणाली विकसित की, जिसमें भूमि का सर्वेक्षण करके राजस्व का आकलन किया जाता था, इसलिए उसे उलकुदे फेरुमल, धरती को नापने वाला की उपाधि दी गई थी। धरती को नापने वाला यानी कि पेरुमल की उपाधि किसने प्राप्त की थी? तो राजराज प्रथम ने। आगे देखते हैं हम लोग इसके बेटे राजेंद्र प्रथम के बारे में। राजराज प्रथम का पुत्र जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, जिसने राजेंद्र प्रथम को दक्षिण का नेपोलियन कहा जाता था। स्मिथ ने राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा था। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। इसने चोल नौसेना को अत्यधिक मजबूत किया और बंगाल की खाड़ी को चोल झील में परिवर्तित कर दिया। इसने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की और गंगेकोंड चोलपुरम नामक नगर की स्थापना भी की। वह एक महान विद्वान भी था, इसलिए उसे पंडित चोल भी कहा जाता था। इसने अस्थायी स्वशासन की शुरुआत की थी। एक नज़र फिर से देख लीजिएगा, राजेंद्र प्रथम के बारे में हर बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजराज प्रथम का पुत्र था राजेंद्र प्रथम। इसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। स्मिथ ने इसको दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा था
इसने चोल सेना का आधिपत्य मजबूत करने के लिए बंगाल की खाड़ी और चोल झील में परिवर्तित कर दिया था। बंगाल की खाड़ी में भी इसका पूरी तरह से अधिकार था। इसने गंगई कोट चोलपुरम के नामक उपाधि धारण की थी और एक महान विद्वान भी था, इसलिए इसे पंडित चोल कहा जाता है। इसने स्थानीय स्वशासन की भी शुरुआत की थी। आगे देखते हैं हम लोग। श्री विजय साम्राज्य पर चोल आक्रमण के दो उद्देश्य थे। व्यापारिक उद्देश्य था पहला, और दूसरा उद्देश्य था राजेंद्र अपने पिता राजराज द्वारा स्थापित औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। राजेंद्र प्रथम के तिरुवल्लंगाडु एवं करदाई अभिलेखों में उसकी उपाधियों का सबसे विश्वसनीय जानकारियां प्राप्त होती है। राजधिराज प्रथम के बारे में देखते हैं हम लोग। ये कोप्पम के युद्ध में मारे गए थे। राजधिराज प्रथम जो थे वो कोप्पम के युद्ध में मारे गए थे। राजा धीराज ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ किए। इन्होंने चेर पांडे तथा लंका के संघ को तोड़ने में सफलता प्राप्त की थी। आगे देखते हैं हम लोग राजेंद्र द्वितीय के बारे में। चालुक्यों को पराजित कर युद्ध भूमि में ही अपना राज्याभिषेक करवाया एवं परकेसरी की उपाधि धारण की। 1062 ईस्वी की बात है। चोल सेनाओं द्वारा कुंडल संगम के युद्ध में चालुक्यों को पराजित होना पड़ा था। कुलोत्तुंग प्रथम की बात करते हैं हम लोग, जो कि 1070 से 1020 ईस्वी तक लगभग 50 वर्ष तक शासन किया था। कुलोत्तुंग प्रथम वेंगी का चालुक्य वंशी राजेंद्र द्वितीय ही कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का शासक बना था। यानी कि चालुक्य वंश का राजेंद्र द्वितीय जो है उसका ही पुत्र था कुलोत्तुंग प्रथम। आगे देखते हैं हम लोग। कुलोत्तुंग प्रथम जो था सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला चोल शासक था, इसे नोट कर लीजिएगा। इसने भूमि का 2 बार सर्वेक्षण करवाया था। इसने व्यापार की प्रगति में बाधक चुंगियों टकराव को समाप्त किया, जिसकी वजह से इसने सुडगम व तरवित चोल करों को हटाने की उपाधि धारण की थी। कर को हटाने वाला उपाधि धारण किसने किया था? कुलोत्तुंग प्रथम। वैष्णव सुधारक रामानुज को कुलोत्तुंग प्रथम के कारण श्री रंगम छोड़ना पड़ा था। उपाधि की बात की जाए तो त्रिभुवन चक्रवर्ती सुंडम तविर्त चोल, जिसको अर्थ होता है करों को हटाने वाला, कटय कोट चोलन आदि उपाधि प्राप्त की थी। इसने 1777 में 72 व्यापारियों का एक व्यापारिक शिष्टमंडल चीन भेजा था। इसने तमिल व्यापार के लिए चीन से अधिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भेजा था। इसके शासनकाल में मलय प्रायद्वीप के साथ चोल के सुदृढ़ व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध बने रहे। विक्रम चोल के बारे में देखते हैं आगे हम लोग अगले शासक के बारे में। विक्रम चोल, इसने त्याग समुद्र की उपाधि धारण की थी। समुद्र को त्यागने वाला उपाधि विक्रम चोल ने उपाधि धारण की थी। इसने तिरुवाडुतुरु में एक चिकित्सा विद्यालय की स्थापना की। इसने चिदम्बरम में इसे नटराज मंदिर के पुनरुद्धार कराया था। राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। तीसरा राजेंद्र अंतिम शासक था चोल वंश का। बाद में पांड्य शासकों ने चोल साम्राज्य को विजित कर लिया था, यानी पांड्यों ने चोल साम्राज्य को बाद में जाकर जीत लिया था। आगे देखते हैं हम लोग चोल के बारे में। चोल वंश के शासक अपने शासनकाल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। यानी कि चोल वंश के जो शासक थे वो बहुत ही अच्छे थे। वे अपने शासनकाल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे कि आगे कौन राजा बनेगा। इनके शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजा को मंत्री परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। पेरुदनम और सेरुदनम महत्वपूर्ण अधिकारी थे। चोल प्रशासन में पेरुदनम और सेरुदनम अधिकारी थे जो कि महत्वपूर्ण थे। आगे देखते हैं हम लोग। साम्राज्य में निम्न प्रकार से विभाजन था इनके। मंडलम, जिसे प्रांत कहा जाता है, राजकुमार या प्रभारी, इसको देखती थी। वलनाडु, पेरिंतार, नाडु यानी जिला को नतार। 87 ग्राम 30 अनुभाग होते थे। सदस्यों का चयन लॉटरी व्यवस्था से होता था। स्थानीय स्वशासन की बात की जाए तो चोल शासन की महत्वपूर्ण विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। अपने स्थान को एकदम शासन करना अपने स्थान पे बहुत अच्छे तरीके से, उसे स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। यह चोल शासन की महत्वपूर्ण विशेषता थी। उत्तर मेरुरु अभिलेख से ग्राम प्रशासन की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। उरनट्टयम शहर का आवासीय भाग होता था। उरनट्टम शहर का आवासीय भाग होता था। इसे एक बार और से फिर से देख लीजिएगा कि उत्तर मेरुर अभिलेख जो है ना, इसके बारे में ज़्यादा पूछता है एग्जाम में कि उत्तर मेरुर अभिलेख किस वंश से संबंधित? चोल वंश से। और इसमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो चोल वंश के ग्राम प्रशासन की जानकारी पूरी एकदम विस्तृत रूप से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं हम लोग। उर सामान्यतः ग्राम सभा को कहा जाता था और ब्राह्मण ग्राम जिसे
अग्रहर कर मुक्त स्वायत्त ग्राम कहा जाता था। आगे देखते हैं हम लोग नगरम। नगरम यह व्यापारिक समुदाय की प्रशासनिक सभा होती थी, यानी कि व्यापारिक जो लोग थे उनकी सभा नगरम कहलाती थी। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की सभाओं का उल्लेख है। चोल का जो मेन अभिलेख है उसमें 3 प्रकार की सभाओं का मुख्यतः उल्लेख किया गया है। एक है उर जो ग्राम सभा थी, और एक है सभा या महासभा जो गांव के वरिष्ठ लोगों यानी बूढ़े लोगों की सभा थी, महासभा। और एक था नगरम जो कि केवल व्यापारी इसमें भाग लेते थे। नगरम में केवल व्यापारी थे, और उर में ग्राम सभा होती थी, और महासभा या सभा में गांव के वरिष्ठ लोग होते थे। ग्राम सभा कार्यकारिणी समिति को अलुंगड़म कहा जाता था। गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा को अग्रहर कहा जाता था। आगे देखते हैं हम लोग महासभा पेरुगरी कहा जाता था। सदस्य जो पेरुगमल कहलाते थे। चोल साम्राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत जो था भू राजस्व था, यानी कि चोल साम्राज्य का जो था उसका राजस्व यानी कि राजा की जो आय थी वो भू राजस्व से प्राप्त होती थी, यानी भूमि पर जो टैक्स लगता था उससे प्राप्त होता था। और यह उपज का 1/6वां भाग था। शादी जैसे औपचारिक अवसरों पर भी शुल्क लगाया जाता था, यानी आप शादी भी कर रहे हैं तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता था आपको। राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी वरित पोतराक कहलाते थे। राजस्व विभाग का रजिस्टर वरिप तो कड़क कहलाता था। इसके स्थानीय शासन प्रशासन की समितियों के बारे में देखते हैं हम लोग। समितियां यानी कि वारियम, जो समिति थी उसको वारियम कहा जाता था चोल शासन में। इसके बारे में देखते हैं। इसकी समिति जो थी वो थी तोट्टा वारियम उद्यान समिति, पेन्ना वारियम स्वर्ण समिति, और एरी वारियम तड़ाक समिति। पंचवारम वारियम अस्थायी समिति, कोइल वारियम मंदिर प्रबंधन समिति। सदस्यों की योग्यता की बात की जाए तो उम्र 35 से 70 वर्ष, 1/4 वेली भूमि के मालिक, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता, ये तीनों होना चाहिए। उसके बाद आप उसमें भाग ले सकते थे। आगे देखते हैं हम लोग विभिन्न प्रकार के भूमि कर के बारे में। कारणमयी जोत का अधिकार, इसे 2 भागों में विभाजित किया गया था, कुड़ी नक्की और एक कुंडी निंगा। कुड़ी नक्की ऐसे लोग जो पहले से गांव में रह रहे थे उनके भूमि अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था या उनको कम दिया गया था। कुड़ी निंगा ऐसे लोग जिनके भूमि अधिकारों को कम नहीं किया गया था। आगे देखते हैं मिताची उच्च अधिकारी युक्त। महत्वपूर्ण शब्दावली और अर्थ जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े एग्जामों में तो इसका बहुत काम होता है। कुडी रैचवर अश्वारोही सेना थी। कैकुल्त पिरुपंडी वर्णिकर राजा के निजी संरक्षक थे। कटगम सैन्य छावनी थी। और पुराउवनिथी नाइक क्लाम राजस्व विभाग होते थे। पेरुवाजिस प्रमुख सड़कें, विलगिल धुरंधर सेना, रफडईविड सेना के कुंजिरमलर गजरही कहलाते थे। और वड्रपेरई कोलर का अर्थ होता है पैदल सैनिक। माँ वैली का अर्थ होता है भूमि माप की इकाई। आगे देखते हैं हम लोग चोलकालीन समाज और अर्थव्यवस्था। जाति आधारित समाज, पेरियार यानी कि अछूत, वेलाल यानी कृषक समूह थे। सुप्रा यानी जाति, सुप्रा जाति द्वंद्ववाद का उद्भव हुआ था। इसमें देखते हैं इंडा गाई बायां हाथ जाति समूह, मुख्य रूप से कारीगर और व्यापारिक समूह। वलंगाई दायां हाथ समूह, मुख्य रूप से कृषक समूह होते थे। कुछ अभिलेखों से पता चलता है कि महिलाएं भी गांवों की प्रमुख बना सकती थी। शासकों द्वारा ब्राह्मणों मंदिरों को बड़ी मात्रा में दान देने की परंपरा थी। कृषि अर्थव्यवस्था में विस्तार, सुगम सिंचाई के लिए अग्रहट्टा फारसी पहिए का उपयोग होता था। विभिन्न शिल्प केंद्रों का उद्भव जैसे कांचीपुरम बुनाई उद्योग का केंद्र, खुदरामुखी सुपारी का उत्पादन केंद्र होता था। आगे देखते हैं हम लोग व्यापारी जातियों का उद्भव गढ़वार दक्षिण की ओर गए उत्तर व्यापारी और गौण मूल रूप के कृषक होते थे। शैव और वैष्णव मत का प्रसार होता था। चोल का जावा, सुमात्रा और अब चीन के साथ व्यापारिक संबंध थे। बिरपतन व्यापारियों की बस्तियां होती थी। व्यापारिक श्रेणियों की बात करें हम लोग तो विदेशों के साथ व्यापार करने वाली श्रेणी नाना देशी, तहसीयार और बिरवंजस थी। और देश के साथ देश में व्यापार करने वाली देश के अंदर जो थी आयोवोलो और मणिग्रामम थी। आगे देखते हैं हम लोग एनामारम, थिरुमुंडकलम और थिरुभुवनाई से प्राप्त अभिलेखों में शिक्षा व्यवस्था और महाविद्यालयों की जानकारियां प्राप्त हुई है। प्रमुख टैक्स के बारे में देखते हैं। सेतैरे ये व्यापार पर टैक्स लगता था। और तटोली ये सुनहरों पर टैक्स लगता था। उपायम यह नमक पर टैक्स लगता था।
मनय दुरय गृह कर, कटमय सुपारी कर, पाटिकावल ग्राम पर कर टैक्स लगता था। आगे देखते हैं हम लोग कला और वास्तुकला के बारे में। मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली ने चोल काल में अपने उत्कर्ष को प्राप्त किया। चोल शासकों ने विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया और उनकी दीवारों पर अपनी उपलब्धियों का वर्णन करने वाले लंबे लंबे शिलालेख उत्कीर्ण किए। ये मंदिर तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी चित्रण करते हैं। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। एरातेश्वर मंदिर, गंगईकोट चोलपुरम के मंदिर और चिदम्बरम का स्थित नागार्जुन मंदिर इस काल के अन्य प्रसिद्ध मंदिर हैं। एक बार मंदिर के बारे में फिर से देख लीजिए कि कांचीपुरम का कैलाश मंदिर और एतारेश्वर मंदिर, गंगईकोटपुरम के मंदिर और चिदम्बरम स्थित नागार्जुन मंदिर इस काल के प्रसिद्ध मंदिर हैं। तंजावुर में शिव को समर्पित बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। चोल काल में अपने कांसे की मूर्तियों के लिए भी उल्लेखनीय है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण नटराज की मूर्ति है। कांसा यानी कि तांबा और टीन से मिलाकर जो बनता था कांसा कहलाता था। इसमें नटराज की मूर्ति फेमस है। इस काल में चोल काल में कांसे की बनी हुई मूर्ति नटराज की मूर्ति बहुत ही फेमस है। चोल काल में भरतनाट्यम एवं कथकली जैसे शास्त्रीय नृत्यों का प्रचलन था। आगे देखते हैं हम लोग मंदिर शासक और स्थान। चोलेश्वर शासक विजयालय और स्थान था नरतमल। एरातेश्वर राजद्वितीय तंजौर, तिरुभुवनेश्वरी कुलतोंग तृतीय त्रिभुवन तंजौर और कोंगराथ प्रांतक प्रथम और श्री विष्णुर। आगे देखते हम चोल मंदिर की विशेषताएं। वर्गाकार होती थी, ऊंचे होते थे, विमान मंडप गोपुरम कलावरण और स्तंभों से युक्त होते थे। नर्तलय की बात किया जाए तो चोलेश्वर मंदिर में बाहरी दीवारों पर सुंदर भित्ति चित्रों को सजाया गया था। चोल काल में बनी नटराज शिव की कांस्य मूर्तियां अत्यधिक प्रसिद्ध थी। चोल काल में जो कांसे की बनी थी नटराज की मूर्ति वो कौन से देवता की थी? शिव जी की थी, जिनमें उनको नाचते हुए दिखाया गया है। चोल मंदिरों के विषय में फर्ग्यूसन ने कहा है कि चोल कलाकारों ने दानवों की भांति इनका निर्माण किया तथा जौहरियों के रूप में इनका विन्यास किया। चोल काल में मंदिरों में ईंटों के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग पहली बार किया गया, जिसे मामल्लपुरम तथा कांचीपुरम के मंदिर में देखा जा सकता है। यानी चोल काल में मंदिरों में ईंटे के स्थान पर पत्थर का प्रयोग पहली बार दिखाया गया था चोल काल में। जिसका बारे में हम लोग बात कर रहे हैं पत्थर की मूर्ति के बारे में, तो मामल्लपुरम और कांचीपुरम के मंदिरों में हम लोग देख सकते हैं। अभी भी उदाहरण के तौर पे 2 मंदिर हैं। दक्षिण भारतीय साहित्य की बात करें, दक्षिण भारतीय साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। कन्नड़ साहित्य, तेलुगु साहित्य और तमिल साहित्य। कन्नड़ साहित्य के बारे में बात किया जाए तो 10वीं शताब्दी में कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न पंप, पोन एवं रन थे। 10वीं शताब्दी की बात है। दक्षिण भारत में कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न थे, जिनका नाम था पंप, पोन एवं रन। पंप, पोन, रन, PPN। पोन ने शांति पुराण, रन ने अजित पुराण एवं पंप ने आदि पुराण पंपरात विक्रमार्जुन विजय की रचना की। दुर्गा सिंह ने पंचतंत्र को कन्नड़ चंपू शैली में लिया। 11वीं शताब्दी में नागोमाचार्य ने चंद्र चूड़ामणि शतक की रचना की। आगे देखते हैं हम लोग तेलुगु साहित्य के बारे में। तेलुगु साहित्य के त्रिरत्न थे नन्नाया, टिक्कन एवं एराप्रगड़ को कहा जाता था। एराप्रगड़ ने वन पर्व का रूपांतरण किया। नन्नाया को द्रक्षापाक की उपमा दी गई। टिक्कन ने महाभारत के तेलुगु रूपांतरण किया था। श्रीनिवास अयंगर ने नन्नाया एवं टिक्कन की तुलना चौसर एवं शेक्सपियर से की थी। आगे देखते हैं हम लोग महाभारत के तेलुगु संस्करण की शुरुआत नन्नाया ने की, जिसे तिक्कड़ ने पूरा किया। तमिल साहित्य के बारे में देखते हैं हम लोग, लास्ट साहित्य है। तमिल साहित्य के त्रिरत्न कम्बन, ओटुकम, पुगलेंदी को कहा जाता था। कम्बन ने तमिल रामायण का, ओटुकम ने रामायण के उत्तराखंड की रचना की। तमिल रामायण तमिल साहित्य का महाकाव्य कहलाती है। पुगलेनिद ने नलदमयंती कथा को नलवेड़ब्बा के नाम से अनुवादित किया था। चोल काल तमिल साहित्य का स्वर्ण काल था। चोल काल जो था तमिल साहित्य का स्वर्ण काल था। तुरुथक्का देवर और कुंडल केसी द्वारा 10वीं शताब्दी में शिवा का चिंतामणि की रचना की गई। जयकोंदर की रचना कलिंगटू परानी ने कुलोत्तुंग एक द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध का वर्णन है। ओट्टाकुथर द्वारा लिखित मोरुला में 3 चोल राजाओं का जीवन परिचय दिया गया है। कलड़नार द्वारा रचित तमिल व्याकरण कलादम की कवि अमृतसागर द्वारा रचित एपुगलार पामंधी
द्वारा रचित ननुल और बुद्धिमित्र द्वारा रचित वीरासोलियम आदि रचना चोल काल में हुई है। इसे याद करना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, भारत पर अरबों का आक्रमण। अरबों के भारत के आक्रमण के विषय में जानकारी किताब उल फुतुल अल वल्दान यानी बिलादुर द्वारा लिखित एवं चश्नामा से मिलती है। अरब पहले मुसलमान आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। इन्होंने मकरान के समतली मार्ग से सिंध में प्रवेश किया। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। सबसे पहले उसने थट्टा के पास स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधीन करके बनने का प्रयास कर रहा था रावण के युद्ध में। आगे देखते हैं, अरबों ने भारतीय जीवन को काफ़ी प्रभावित किया और स्वयं भी प्रभावित हुए। जैसे अरबों ने चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, गणित और शासन प्रबंधन भारतीयों को से शिक्षा ली। अरब विद्वान भारत ने बगदाद अपने साथ ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड खात पुस्तक लेकर गए। आगे देखते हैं, हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरबों ने किया था। अरबों ने सिंध में ऊँट पालन तथा खजूर खेती का प्रारंभ किया तथा दिरहम नामक सिक्के चलाए थे। पंचतंत्र का अनुवाद अरबी भाषा में कलील व दिनवा से अल बरूनी ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधवासियों पर जजिया नामक कर पहली बार लगाया था। याद रखें कि जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था। आगे देखते हैं तुर्क आक्रमण के बारे में। तुर्क आक्रमण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इन आक्रमणों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से व्यापक प्रभाव डाला। मोहम्मद पैगंबर के बाद इस्लाम के खलीफा क्रमशः अबू बकर, उमर, उस्मान तथा अली थे। खलीफा शब्द को कुरान में प्रतिनिधि के रूप में प्रयोग किया गया है। इसे पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि माना गया है। खलीफा की प्रारंभिक राजधानी मदीना थी, बाद में राजधानी बगदाद बनाई गई। आगे देखते हैं हम लोग यामनी वंश के बारे में। यामनी वंश का संस्थापक अल्पतगिन था। इसने गजनी को अपनी राजधानी बनाई। अल्पतगिन का पुत्र सुबुक्तगिन प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण कर किया, जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल का राज्य पर आक्रमण किया तथा उसे पराजित किया था। सुबुक्तगिन की विजयों से उत्साहित होकर मोहम्मद गजनी ने 1009 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इन आक्रमणों का उल्लेख हेनरी लिएट ने किया है। हेनरी लिएट ने बताया है इन आक्रमणों के बारे में। महमूद के आक्रमण करने का उद्देश्य भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं बल्कि लूट धन था। महमूद के आक्रमण के समय सिंध का शासक जयपाल था एवं कश्मीर में शासका रानी दीदा थी। कनौज में प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल था। आगे देखते हैं हम लोग मुल्तान के आक्रमण के बारे में। महमूद के कुछ महत्वपूर्ण अभियान। मुल्तान पर इसने 1004 से 5 ईस्वी में, नागरकोट में 12 से 13, मथुरा और कनौज में 16 से 18 ईस्वी में, गुजरात में 1025 में, जाठों के विरुद्ध 1027 में युद्ध किया था। जब महमूद ने सोमनाथ मंदिर गुजरात 1025 पर आक्रमण किया उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था। महमूद के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उलबी जैसे विद्वान निवास करते थे। आगे देखते हैं गौरी वंश के बारे में। गौरी वंश का उदय 12वीं शताब्दी में हुआ था। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 मुल्तान गुजरात में हुआ था। 1178 ईस्वी में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय वहां का शासक मूलराज द्वितीय था जिसने गौरी को पराजित किया था। 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को परास्त किया, किंतु गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में हुआ था पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। यानी कि पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान गौरी को पराजित किए थे तराइन के पहले 1191 ईस्वी में, लेकिन फिर द्वितीय युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई और 1193 ईस्वी की बात है, दिल्ली भारत में गौरी की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गई थी। मोहम्मद गौरी ने कनौज के शासक जयचंद पर 1194 ईस्वी में चंदवार के युद्ध में आक्रमण किया और उसे पराजित किया था। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक ओर कलीमा गुद्दा रहता था तथा दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित रहती थी। याद रखें, गौरी जो था वो लक्ष्मी जी की आकृति का भी अपने सिक्के पर सांचा बनवाया था। 1206 ईस्वी की बात है, जब गौरी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद ऐबक ने भारत में नए वंश की नींव डाली जिसे गुलाम या मामलुक वंश कहा जाता है। तो आगे हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय भारत आप सभी को। ठीक है, बाय बाय।
अगर यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आगे हम लोग पार्ट 3 में दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे, बिल्कुल ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से हमें पढ़ना है, ना कि विद्वान बना इतिहास में। तो ये मैं आप लोग को बिल्कुल एकदम बड़े लेवल के एग्जाम से लेकर छोटे लेवल तक के एग्जाम के लिए बिल्कुल PDF बाई कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाता हूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद वॉचिंग फॉर माय वीडियो।